Yes. So today, bete, we are going to start this second chapter, basic concepts of macroeconomics. Now, in this chapter, all the basic terms, naam hi diya hua basic concept, basic terms we need to understand because all those terms they will be used in next chapters throughout your macroeconomics. These terms, their meanings are required. So in this chapter, only lot of these concepts have been given. So, and these concepts in your exam, they can be there at the most for 3 marks question, not more than 3 marks. 1 mark में आ सकते हैं, 2 marks में 2 definitions can be asked, 1 mark each, या at the most 3 marks में. So we have to learn from that very angle. We have to read all the things, understand very carefully, but from paper's point of view, only 3 marks question can be there. Okay? So let us start. First is domestic territory. You can mark in your book, or economic territory. Very interesting. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली वी पीपल, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, आम पर्सन है जो, तो वो क्या सोचते हैं, जस्ट ए मिनट होते हैं, normally ordinary people, they understand the meaning of this term as political area of any country, geographical area. जैसे if I say what is the domestic territory of India, तो majority of us, we all, those who have not studied economics, so what will they do? They will show map of India, political map. We देखिए जी, these are the boundaries, this is our country, this is our territory. They are right in one sense, but in economics this term has a wider meaning. पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही है मैप के ऊपर जो है, दैट इज देयर, बट इन एडिशन टू दैट पॉलिटिकल बाउंड्री फीचर, 3 more features are also required to call any area a domestic territory of any country. ठीक है, अब वो कौन से हैं, यू कैन सी, यू कैन मार्क ऑल्सो इन द पैरा, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, ये दिस शुड बी अवर नंबर 1. देन इन एडिशन क्या होना चाहिए, क्या होता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 or more countries. मतलब जो इंडिया के कोई शिप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से दे आर गोइंग टू, कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है शिप्स में लोड करके, गोइंग टू मान लो अमेरिका या फ्रांस या कोई भी कंट्री, थ्रू शिप रूट, सी रूट, तो वो जो शिप है वो इंडिया का शिप है, ओशन में वो चल रहा है, बट उस शिप के अंदर अंदर वट एवर वर्क इज टेकिंग प्लेस, दैट इज टेकिंग प्लेस एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ अवर कंट्री इंडिया. उस शिप में कामकाज फ्रांस के मुताबिक नहीं हो रहा है, उस शिप में कामकाज किसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन अथॉरिटी जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क इज गोइंग ऑन. तो जो भी शिप्स चलते हैं इंडिया के, अब यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पर कोई भी कंट्री हो सकता है, जिसके भी हैं उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है. तो वो जो शिप्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन अरेबियन ओशन, इंडिया से सऊदी अरेबिया जाना है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है. अब इसका मतलब ये नहीं कि ओशन में कैसे हो गई, ओशन में, ओशन तो ठीक है, बट ओशन के अंदर वो जो शिप चल रहा है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, बिकॉज वहां पर इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड गाइडलाइंस आर गोइंग ऑन. सिमिलरली जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे एयर इंडिया के है, एयर इंडिया तो चलो पब्लिक एंटरप्राइज है, आजकल तो वेरियस प्राइवेट एयरलाइंस आर ऑल्सो देयर, कोई भी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की चाहे प्राइवेट सेक्टर की, कोई भी जो एयरक्राफ्ट चलते हैं, प्लेन्स चलते हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं, तो वो जिस कंट्री के हैं, मान लो इंडिया से जा रहा है स्पेन, तो दैट प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, बट वो स्काई में भी फ्लाई कर रहा है, तो भी वहां पर उस प्लेन में वर्क इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम चल रहा है. तो दैट प्लेन इन द स्काई बिटवीन इंडिया एंड स्पेन, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, कोई भी शिप्स या कोई भी प्लेन्स, एरोप्लेन्स कहीं भी हों, इधर इन ओशन और इन स्काई एज पर देयर करेक्टरिस्टिक, तो वो क्या है, दे आर ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी. सेम वे, अब क्योंकि हम इंडिया में है तो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही सेम थिंग अप्लाइज टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ऑल दीज टर्म्स दे आर नॉट कन्फाइंड टू इंडिया ओनली, कि भी हमारे लिए ही है, ऐसा नहीं है. जो ये टर्म्स, दीज आर यूनिवर्सल टर्म्स, तो सेम डेफिनेशन इज अप्लाइड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो. उनके जो शिप चलेंगे उनकी टेरिटरी, उन कंट्रीज के जो प्लेन चलेंगे उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, सभी की अपनी अपनी. ठीक. सेकेंड इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन.
नो नीड टू वरी, इतनी लंबी लाइन है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा भी याद कर लो. फिशिंग वेसल्स, वेसल्स क्या होते हैं? लार्ज बोट. कोई शिप को भी कह देते हैं वेसल. किसी हॉलो जो खाली कंटेनर होता है बड़ा सा, उसको भी वेसल बोल सकते हैं. बड़ा सा बर्तन, बहुत बड़ा सा, जैसे जिसमें वो क्रूड ऑयल आता है, वो वाला भी. या एक बड़ी लार्ज बोट को भी वेसल बोल देते हैं, सिंपल वर्ड्स में. ऐसे ही जो फिशरमैन होते हैं, जो ओशन में फिशिंग करते हैं. अब कौन सा ओशन? सी, आपको पता है 9th 10th में यू हैव रेड, इनलैंड भी सिस्टम होता है फिशिंग, तो इनलैंड भी हो सकती है, पॉन्ड्स रिवर्स में वहाँ भी हो सकती है. बट यहाँ पर क्या है, नाउ यू थिंक अबाउट द मैप ऑफ इंडिया. तो अवर लास्ट जो लोअर पार्ट ऑफ अवर कंट्री है, सदर्न इंडिया, दैट इज ए कोस्टल पार्ट. जो उसकी एक्सट्रीम साइड्स हैं, अरेबियन ओशन वाली साइड, नीचे इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल वाली साइड, जो कोस्टल स्टेट्स है उनके साथ जो सी पड़ता है. ठीक है. अब ये ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज ए लैंड लॉक्ड एरिया. तो जहाँ भी कोस्ट अगर किसी कंट्री के साथ लगता है ना, ओशंस लगते हैं, तो ओशन क्या होता है? वो तो दे बिलोंग टू होल ऑफ द वर्ल्ड, वो तो सभी के हैं, उसके ऊपर तो नोबडी कैन हैव एनी फुल कंट्रोल ओवर दैट. तो फिर क्या किया जाता है, जिस कंट्री के साथ ओशन लगता है वहां से लेके थोड़ा सा कुछ एरिया उस कंट्री का ओशन माना जाता है. जैसे 200 नॉटिकल 200 ही सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स, आपने 10th में भी किया हुआ है ये. ओशन जो कोस्ट है वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, जो वाटर होता है, वहां पर वो वाला कंट्री अपना काम कर सकता है, अपनी फिशिंग का काम कर सकता है. उसके फिशरमैन जा सकते हैं उतने ओशन में. या उसका जो ऑयल, अगर अंडरग्राउंड ऑयल मिलता है ओशन के नीचे से, तो वहां पर वो ऑयल निकालने के लिए रिग्स, रिग्स मतलब मशीनरी कह सकते हैं एक तरह से हम इसको, टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द सी बेड, नीचे सी के नीचे से निकालने के लिए. तो जो भी इक्विपमेंट होती है ऑयल निकालने के लिए, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो वट एवर, टेक्निकली वी डोंट नीड टू गो टू डिटेल ऑफ दैट. भी जो भी ऑयल निकालने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, जो भी प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं, वो सारा भी इंडिया के, अगर हम इंडिया की बात करें तो उस 12 नॉटिकल माइल्स के बीच बीच जो ओशन पड़ता है, पानी पड़ता है, तो वहां पर वो काम कर सकते हैं. ठीक है. अगर उसके बाहर जाते हैं तो देन दैट विल बी एन इंटरनेशनल एरिया. 12 नॉटिकल माइल से बाहर जाके अगर हमारा कोई ऑयल का चला गया, कोई प्लेटफॉर्म ऑयल निकालने वाला, या कोई हमारे फिशरमैन चले गए आगे अंदर चले गए, तो दैट इज द दिस वी कैन से इंटरनेशनल रूल्स की वो हो जाएगा कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने अपने पानी के अंदर है. कितनी लिमिट तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक. ठीक है. और एक माइल जो होता है, एग्जैक्टली आई एम, मेरे ख्याल से 1.19 किलोमीटर के आसपास होता है 1 नॉटिकल माइल. आई मे बी रॉन्ग, यू कैन चेक लेटर, बट इतना मुझे याद है कि 1.19 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल होता है. तो उसके अंदर हिसाब से आप देख लो कितने हो जाते हैं. ठीक. तो उस एरिया के अंदर अंदर जो भी शिप चलते हैं, जो भी अपना कोई फिशिंग वेसल्स हैं, या कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीनरी है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट वेरी कंट्री जिसके साथ वो ओशन लग रहा है. ठीक है. देन थर्ड है, आप मेन हेडिंग आप याद कर लो, रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड, बट मेन हेडिंग इज टू बी लर्न. थर्ड नेक्स्ट है, फोर्थ सॉरी, इट शुड बी नंबर 4, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. एम्बेसीज होता है, now we see in the modern times all countries of the world they have relations with other countries. एक होता है इकोनॉमिक रिलेशंस, जो आपको पहले बताया था, ट्रेड का रिलेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशन, वो इकोनॉमिकली है. बट साइड बाय साइड ऑल कंट्रीज हैव पॉलिटिकल रिलेशंस आल्सो. ठीक है. पॉलिटिकल रिलेशंस मतलब कोई इन द प्रेजेंट मॉडर्न टाइम नो कंट्री कैन रिमेन अलूफ, अलग थलग नहीं रह सकता है. वी नीड द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो इन मेनी मैटर्स. तो उसके लिए फिर रिलेशंस नीड टू बी मेंटेन. तो फिर रिलेशन कैसे बनाए जाए? एवरी कंट्री हैज इट्स एम्बेसी इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जैसे इंडियन एम्बेसीज हैं ऑलमोस्ट जितने भी वर्ल्ड के मेन कंट्रीज हैं, सभी जगह है. कोई ऐसा कंट्री शायद ही होगा जहाँ पर इंडियन एम्बेसी ना हो. तो जहाँ भी हमारी इंडियन एम्बेसी होगी, एम्बेसी मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्सटेंडेड ऑफिस ऐसे कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो जो भी ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स काम करते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. जैसे इंडियन मान लो एम्बेसी इज इन अमेरिका, तो अमेरिका में उनके कैपिटल में जहाँ भी इंडियन एम्बेसी होगी, वहाँ पे वर्क विल गो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट. ठीक है. सेम वे ऐसे ही फॉर अदर कंट्रीज. अगर हमारे यहाँ दिल्ली में
अमेरिकन एम्बेसी है, तो वो जो उनका ऑफिस है, वो जो बिल्डिंग जहाँ भी ऑफिस है, वहाँ पर काम उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हो गया अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया दैट इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका, जिस भी कंट्री की है। तो सेम वे जो इंडिया की एम्बेसी है कहीं भी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। एम्बेसी में जो हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल होता है दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर, ठीक है। तो बाकी के उसके आगे फिर रैंकिंग के अकॉर्डिंग ऑफिशियल्स होते हैं। सेकेंड वन इंटरेस्टिंग वर्ड इज गिवन कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट होता है, मीनिंग इज ऑल्सो गिवन देयर। कॉन्सुलेट मतलब एक ऑफिस, कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस किसी भी कंट्री में, दूसरे कंट्री में, तो वहां पर वो एम्बेसी नहीं होती है, बट दैट ऑफिस इज बिल्ट जस्ट टू प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ अवर कंट्री, दैट इज एन एडिशनल ऑफिस। एम्बेसी नहीं कहेंगे, एम्बेसी में तो कोई किसी का पासपोर्ट का कोई काम है किसी फॉरेन कंट्री में, जो भी है वहां पर तो फॉर्मल ऑफिशियल वर्क चलते हैं। कॉन्सुलेट मतलब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और वो जरूरी नहीं कि वो उस कंट्री की कैपिटल में ही हो, एम्बेसी नीड्स टू बी देयर इन द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री, जो मेन ऑफिस है। बट जो कॉन्सुलेट ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, वो उस कंट्री के किसी भी बड़े सिटी में हो सकता है, ठीक है। सो दैट उस कॉन्सुलेट का पर्पस क्या होता है? एक्चुअली इन बिटवीन इंटरप्शन इज देयर बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग नाउ, प्लीज डोंट कम इन बिटवीन, either be in time or you can later on you can see the recording. In between interruption is there. तो वट आई वॉज टेलिंग, कॉन्सुलेट, हाँ। तो वहाँ पर जैसे मान लो इंडिया के कल्चरल चीज़ों को प्रमोट करना है रशिया में या किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर कोई ऑफिस बना दिया जाए जहाँ पर इंडियन कल्चर को के बारे में पीपल आर इन्फॉर्म्ड, या उनको कुछ ना कुछ दिखाया जाता है या बताया जाता है, कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है तो किसी दूसरे कंट्री के किसी भी बड़े सिटी में ऑफिस बना के इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड, या इंडियन ट्रेड को एक्सटेंड करना है, मतलब रिलेशंस बनाने हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो काम भी किया जा सकता है। मतलब जो ऑफिशियल पॉलिटिकल काम है वो थ्रू एम्बेसी चलेंगे। कोई पासपोर्ट से रिलेटेड काम है, कुछ कोई किसी को किसी और कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो पासपोर्ट वाला काम वो एम्बेसी में है। बाकी के जो होते हैं ट्रेड का काम है, कल्चर का, कोई लैंग्वेजेस का, या कोई कोई भी एनी अदर, तो वो कहलाता है, वो ऑफिस जहाँ पे काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सुलेट। तो जिस भी कंट्री में वो हमारा कॉन्सुलेट ऑफिस है, वहाँ पे वर्क विल गो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उस कंट्री के मुताबिक नहीं होगा, हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक काम होगा। सो दैट विल ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वन अदर इज देयर दिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे ही कोई हम किसी कंट्री में अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट ये इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल कंट्रीज अलाउ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, बिकॉज दैट इज ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड सॉवर्निटी। हम दूसरे कंट्री को, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपका अपना घर है, वहाँ पे आपका अपना रूल है, अपने मुताबिक चल रहा है। यू कांट अलाउ एनी नेबर टू कम टू योर होम एनी टाइम और वहाँ पे कुछ अपने वेपन्स रख ले या कोई और चीज़ रख ले, ऐसे नहीं अलाउ कर सकते। बट इफ दैट नेबर गेट्स योर परमिशन विद योर असिस्टेंस एंड परमिशन, आप बड़े आराम से उसको पोलाइटली कहते हो भी ठीक है, यू कैन डू दिस, यू कैन कम टू अवर होम, तब तो ठीक है। बट विदाउट योर विश एंड इंटेंशन नोबडी एल्स कैन एंटर योर होम। Same thing is for military establishment. No other country can establish any military outfit in any other country without the permission of that very country. इंडिया में अमेरिका आके अपना कोई मिलिट्री का कोई काम नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सेम फॉर इंडिया ऑल्सो। बट स्टिल मेनी कंट्रीज दे अलाउ कि जब जहाँ पर जिसको लगता है कि हाँ हमें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफेंस वी नीड द हेल्प ऑफ दिस कंट्री एनी टाइम, तो ये दिस इज ए काइंड ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज कि आपको मैं अगर ये काम करने की परमिशन देता हूँ तो यू ऑल्सो नीड टू हेल्प मी इन दैट डायरेक्शन। अपने अपने सब कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं, तो इस तरह से भी ऑफिस मिलिट्री का भी कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। नॉट नेसेसरी की होगी ही होगी, बट इट कैन बी देयर। ठीक, तो क्या हो गया, 3 थिंग्स आई हैव टोल्ड, दिस एम्बेसीज, consulate offices and military establishments wherever they are working in any part of the world, in any country of the world, but they are the part of domestic territory of India. ठीक है, 4 थिंग्स आर देयर। कौन कौन सा? नंबर 1 हो गया पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री जोग्राफिकली। नंबर 2 हो गया हमारा
हमारे ships and aeroplanes working in the running in the ocean as well as in the sky जो Indian है वो they will be the domestic territory of India. Then third क्या किया हमने, fishing vessels हो, oil and natural gas. नेचुरल कई बार आपने 10th में पढ़ा है ना, कई जहाँ से ऑयल मिलता है तो कई बार वहाँ उसी प्लेस से नेचुरल गैस भी निकल जाती है, तो वो भी साथ में, मतलब मिनरल जो है क्रूड ऑयल का मिनरल. तो हमारे फिशिंग वेसल्स जहाँ पर हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड एनी मशीनरी और प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग इन द ओशन, they are domestic territory of India. And last, our embassies, our consulates and our military establishments in any other country of the world, they are a part of our domestic territory, India की. Same applies to other countries also. ये यूनिवर्सल है, ये याद रखना है, ये सब देशों के लिए these rules are same, सबके लिए एक जैसा ही है. तो जिसका जहाँ है कोई भी ऑफिस है या जो भी है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक. तो here you can get one question for 2 marks कि what is included under domestic territory. So then you need not to explain, you just have to give the headings, 4 headings. I hope it is clear to everyone. Now please come to next page. Yes, ये आगे दिया हुआ है, domestic territory does not include this, you can read yourself, ठीक. Okay, next आ जाइए, next term is normal residents, ये वाला normal residents. Now normal residents क्या होता है? Normal residents mean you can underline individual or institution who ordinarily resides in that country and whose center of economic interest also lies in that country. 2 words have come, who normally resides in that country and whose center of economic interest. And that person, that entity can be in individual capacity, मतलब कोई single person can be there, individual can be there, as well as any institution can also be there. Institution क्या होता है? Group of individuals, कोई भी किसी भी तरह का institution हो सकता है. Now अब इसका meaning क्या है? Normally resides in a country, जैसे for example आप या मैं, वी आर लिविंग इन इंडिया, यही रह रहे हैं, ठीक है, तो वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री इंडिया. सेकेंडली, अवर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है द प्लेस वेयर वी आर अर्निंग अवर इनकम. आपके पेरेंट्स, अभी आप तो छोटे हो, आप योर पेरेंट्स, मी और भी जो एल्डर्स हैं, दे आर वर्किंग, हूसोएवर इज वर्किंग इन इंडिया, तो दैट मीन्स दे आर गेटिंग देयर इनकम फ्रॉम दिस प्लेस. हमारी इनकम इंडिया में ही जनरेट हो रही है. देन आफ्टर दैट, तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन इंडिया, क्योंकि हमें यहाँ से इनकम हो रही है, तो इनकम के ऊपर ही एवरीथिंग ऑफ द लाइफ डिपेंड्स. तो व्हेन वी गेट दैट इनकम, तो फिर अपनी इन ऑर्डर टू रन अवर लाइफ वी स्पेंड ऑल्सो, वो भी कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में ही खर्चा कर रहे हैं. सेविंग करते हैं, वो भी कहाँ कर रहे हैं? दैट टू इज डन इन इंडिया. कोई कहीं पर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बिजनेस में या किसी पर्सनली किसी भी काम में, तो दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन इंडिया. देन कोई वेल्थ एक्यूमुलेशन करते हैं, कोई घर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो वो भी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा करना, तो मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट. तो वेयर आर वी डूइंग दैट? दैट टू इन इंडिया. तो दैट मीन्स अवर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज टोटली लाइंग इन दिस कंट्री, दैट इज इंडिया, ठीक. तो सेम वे जो कोई यहाँ, तो आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, तो नाउ यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर कंट्री. जो जहाँ रहता है नॉर्मली वहाँ पर रहने वाला है, कोई ओकेजनली नहीं है, ठीक है. अब ये नॉर्मली में क्या आ जाएगा? अब वो कितना टाइम होना चाहिए कि नॉर्मली एनी पर्सन शुड हैव स्पेंट एट लीस्ट 1 year ऑफ टाइम, कम से कम 1 साल कहीं रहा हो, वहाँ पर अपना काम कर रहा हो, वहाँ पर या अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा हो, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज ए पर्सन या इंस्टीट्यूशन विल बी नोन एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है. जैसे एक और एग्जाम्पल लें हम लोग, जैसे मान लो फ्रॉम पंजाब मेनी पीपल गो अब्रॉड, काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाके उनको रहते रहते सपोज मोर देन 1 year हैज़ पास्ड. काम के लिए कह रही हूँ, स्टडी वाले को नहीं लेना हमने, काम के लिए जो वर्किंग एंगल से जाते हैं, तो दोज वर लिविंग देयर, उनको दे हैव स्पेंट मोर देन 1 year देयर, वो अपना सब काम धंधा वहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग ऑफ देयर लाइफ इकोनॉमिकली दैट इज टेकिंग प्लेस इन दैट कंट्री. तो वो लोग क्या कहलाएंगे? दे विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ, मान लो अगर अमेरिका में गए हैं तो दे विल बी नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका. अगर इंग्लैंड में गए हुए हैं, वहाँ जाके 1 साल से ऊपर उनको टाइम हो गया है और वहाँ अपनी सारी इकोनॉमिकली अर्न कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो दे विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंग्लैंड या कोई भी कंट्री, ठीक है. अब सबके नाम नहीं लेने शुरू हो जाना है, तब तो इसी में टाइम लग जाएगा. So means in any country of the world where we have spent at least working, we have spent at least more than 1 year,
1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो और काम भी वहीं कर रहे हैं, तो वी विल बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। नंबर 1, ठीक। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद सिटीजनशिप। एक और एंगल होता है वो जो आगे दिया हुआ है, दैट यू कैन रीड लेटर। नाउ सिटीजनशिप इज ए पॉलिटिकल वी कैन से एस्पेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि इफ वी आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री तो इट्स नॉट नेसेसरी वी विल आल्सो बी द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप 2 तरीके से मिल सकती है, हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ओनली टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दैट ऑल्सो। तो सिटीजनशिप एक तो होती है बाय बर्थ, जैसे हम सारे ही हैं, वी हैव बॉर्न इन इंडिया, तो बाय बर्थ ही हम इंडियंस हैं, तो एक तरीका तो ये नेचुरल बर्थ का तरीका है, जो जहाँ पैदा हुआ है दैट पर्सन विल बी द नॉर्मल दिस सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सेकेंड होता है कि इफ़ वी कंप्लीट सम लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ अपनी लीगल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर दें, अप्लाई कर दें किसी कंट्री का सिटीजन बनने के लिए, जो भी उनके गाइडलाइंस होंगी ऑफ दैट वेरी कंट्री हम उसको लीगली पूरा कर दें, वी कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ दैट वेरी कंट्री, वहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। जैसे एक वेरी फेमस एग्जाम्पल आप सभी को ही पता होगा, एक बड़े पॉपुलर सिंगर है अदनान सामी, है ना, बड़े फेमस उनके एल्बम्स भी आई हुई हैं। तो वो अदनान सामी जो है बेसिकली ही वाज ए पाकिस्तानी, वहाँ के रहने वाले थे, बट लेटर ऑन उनको लगा कि इंडिया में मेरा काम चल रहा है सिंगिंग के ज़्यादा, यहाँ मुंबई में उनका मतलब ज़्यादा काम चल रहा है, तो देन ही अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप एंड he lived here for some time, Indian government के legally जो भी requirements थी, he fulfilled all those requirements, and then after fulfillment of all those requirements, now he has been given this permission of being Indian citizen, गवर्नमेंट की ओर से उनको दिया गया, तो नाउ ही इज ए प्राउड इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो ऐसे ही अब सिर्फ अदनान सामी नहीं, वो फेमस है तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन हिज नेम, मेनी पीपल आर देयर, दे गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया दे ऑल्सो गो टू अदर कंट्रीज, खास करके जो पंजाबी लोग हैं वो तो ज़्यादा ही चले जाते हैं, वहाँ के सिटीज़न बन जाते हैं, जाके सिटीज़न बन के वहाँ की फैसिलिटीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट्स, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन हु इज़ ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, नॉट ही मे नॉट बी नेसेसरीली ए सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। जैसे आप या मैं मान लो फ्रांस जाके काम करते हैं, 10 साल रह रहे हैं वहाँ पर, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वी विल बी नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ फ्रांस, बट ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स हमने अपनी इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है, अपना इंडियन पासपोर्ट नहीं छोड़ा है, उसको विदड्रॉ नहीं किया है, और ना ही हमने फ्रेंच गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ का सिटीजन बनना है, ऐसा कुछ नहीं, बस हम वहाँ हैं कि काम के सिलसिले में गए हुए हैं, इस करके रह रहे हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट है, that is not a part of economics, here we have to remain confined to normal resident, ठीक। तो कोई भी कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, तो दे कैन बिकम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री प्रोवाइडेड दे आर लिविंग देयर फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, कम से कम साल 1.5 साल का समय उनको हो गया हो, एंड मोर तो कुछ भी हो सकता है, तो दे कैन बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। अब कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं, आगे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, तो मैं 2-3 आपको मेन एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपने कई बार ही देखा होगा, यू नो द न्यूज़ ऑफ क्या बोलेंगे, बॉलीवुड बेटर देन वी पीपल, है ना, फिल्मी खबरें आपको ज़्यादा पता होती है, तो आप देखते हो कि मेनी टाइम्स अवर जो फिल्म स्टार्स हैं दे गो टू अदर कंट्रीज फॉर परफॉर्मिंग इन एनी वी कैन से स्टेज एक्टिविटी, कोई स्टेज शो करने कोई जाते हैं, कोई सिंगर्स चले जाते हैं अपने ग्रुप के साथ में, या कोई फिल्म स्टार्स चले जाते हैं। अब मान लो सोनू निगम चले जाते हैं, अपनी श्रेया घोषाल, सोनू निगम सिंगर्स हैं, तो अपना एक टीम बना के ले जाते हैं किसी जगह अपना कुछ गाना बजाना करने के लिए, है ना। तो ये जब मान लो गए अमेरिका में अपना स्टेज शो किया, दे स्पेंट 15 डेज देयर, वहाँ के 3-4 सिटीज में दे परफॉर्म्ड ऑन द स्टेजेस, आफ्टर स्पेंडिंग 15 डेज आफ्टर देयर परफॉर्मेंस दे अगेन कम बैक टू इंडिया। अब वो जो 15 दिन वहाँ रहे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट बन गए, नो, ये वहाँ गए, सिर्फ थोड़े दिन अपना काम किया, आ गए वापस, परमानेंटली साल 1.5 साल रहने के लिए नहीं गए हैं। ऐसे ही सेम वे अदर कंट्रीज के जो लोग हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स के कोई होते हैं कंपटीशन, कोई एशियन गेम्स हो गई, ओलंपिक गेम्स हो गई, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो अगर स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं, दे गो टू सम अदर कंट्री,
टू पार्टिसिपेट इन दैट वेरी चैंपियनशिप, तो पार्टिसिपेट करके फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोग, कोई प्लेयर्स हों, स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, या कोई हो वी कैन से इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स हैं, या कोई यूनाइटेड नेशंस का कुछ ऑफिस है, कुछ जो मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जहाँ भी वो काम करते हैं जिस कंट्री में, वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं बन जाते हैं, वो दे रिमेन द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। क्योंकि वो जहाँ इंडिया में आके अगर काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं, साल या उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़े 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, तो उतनी देर में नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनता है। बट इन केस वो पर्सन कोई मान लो वर्ल्ड बैंक का है, इंडिया में काम कर रहा है और काम करते करते उसको कई साल बीत गए हैं, then he will be considered as a normal resident of India. But if time is less than 1 year, then they will remain normal residents of their own country, जहाँ से वो belong करते हैं, ठीक, या अपनी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही, उनको मतलब इंडिया का नहीं कहा जाएगा, सिंपल टर्म्स में वी कैन से दिस। सिमिलरली कोई बॉर्डर के ऊपर कोई विलेज है, कोई फार्मर है, उसकी थोड़ी सी ज़मीन दूसरे कंट्री में पड़ती है। अब बॉर्डर का मतलब ये नहीं होता कि कोई वॉल बना के वहाँ खड़ी करती परमानेंटली, ऐसे नहीं होता। मतलब एक जो आर्मी होती है वही चेक रखते हैं, या BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो वहाँ पे नज़र रखते हैं। तो किसी का मान लो कोई खेत है, फार्म है, वो उसका थोड़ा सा हिस्सा मान लो अमृतसर के पास, जैसे वाघा बॉर्डर है तो आसपास कोई विलेज है, थोड़ी सी ज़मीन मान लो पाकिस्तान वाली साइड पे है, तो वो पर्सन रोज़ वहाँ जाता है, अपना काम करके शाम को वापस आ जाता है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही विल रिमेन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका मेन काम, उसका घर, उसका रहना सहना वो इंडिया में है। वो सिर्फ काम के लिए जाता है 2 घंटे अपना, और दैट टू अंडर द सुपरविजन ऑफ द आर्मी। वो ये नहीं कि पाकिस्तान एंटर करके वहाँ आगे चला गया लाहौर या इस्लामाबाद, ऐसा नहीं, वहीं ज़मीन है, फौज वाले देख रहे हैं उसको, वो अपना काम करके आ गया वापस। तो ऐसे जो होता है दैट इज दैट पर्सन विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सेम टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब ये जो यहाँ पर सिर्फ हमने लेना है, काम देखना है और टाइम पीरियड देखना है कि कम से कम 1 ईयर का समय हो, अगर स्पेंड कर लिया काम करते करते वहाँ पे, तो दैट पर्सन विल बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट वेरी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस अर्निंग कहाँ करते हैं हम लोग, अपनी सेविंग कंजम्पशन कहाँ करते हैं, अपनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कहाँ करते हैं, अपनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मतलब अपनी प्रॉपर्टी कहाँ बनाते हैं, वेयर डू वी मेक अवर इन्वेस्टमेंट, ये सारी आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जहाँ भी हमारा ये इंटरेस्ट पूरा होता है एंड वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम देयर, तो देन नेचुरली वी बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट वेरी कंट्री। Again I am repeating, not necessarily कि we can be the citizens also, citizens of that country, that is not compulsory। यहाँ पर हमने सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से we have to study, right? Now next is, please come to next page. Next is this factor income, this third point, factor income and transfer income, very interesting। फैक्टर इनकम होता है, पहले ही आपको बताया, फैक्टर इनकम मीन्स दैट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, रेंडर RENDER, रेंडर मीन्स टू प्रोवाइड, टू गिव, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं पहले ही आपको बताया, ये अब आप नाउ यू शुड बी वेल फेमिलियर। विच फैक्टर्स आर देयर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर। तो ये चारों फैक्टर्स व्हेन दे डू वर्क फॉर अदर्स, तो इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क दे गेट सम इनकम। किस फॉर्म में दैट इनकम कैन बी देयर, अगेन रेपिटेशन, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में दिस income is there. So whatever income we get after doing work, that is called factor income, and it is included in the study of, आगे हमने next lesson में करना है, इनकम की स्टडी करनी है, नेशनल इनकम काउंटिंग की, तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट्स कम, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोंट वरी, आगे आ जाएगा सारा। तो फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन दैट, ठीक। ऑन द अदर साइड सेकंड टर्म इज दैट इज ट्रांसफर इनकम, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है दैट इनकम विच वी गेट बट वी हैव नॉट डन एनी वर्क फॉर दैट, that income which for which we have not rendered any work, हमने कुछ काम नहीं किया बट बैठे बैठे हमें वो मिल गया। मतलब in one way we can say one sided payment, unilateral payment है, मतलब देने वाला हमें दे रहा है बट फॉर दैट मनी वी हैव नॉट डन एनीथिंग, सो उसको कह दिया जाता है ट्रांसफर इनकम। नाउ क्वेश्चन में कम टू यू भी, ऐसा कौन सा काम है कि बिना काम किए पैसे मिले? मान्या, डिड आई आस्क यू टू टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो बेटे? Yes, ma'am. अच्छा, आई फॉरगॉट, ले लेना बेटा, भूल नहीं जाना।
अच्छा, तो जिसके लिए हमने काम नहीं किया और हमें मनी मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स गिव यू पॉकेट मनी, तो अब पॉकेट मनी के लिए आपने कोई काम नहीं किया था, बट पॉकेट मनी यू हैव रिसीव्ड, है ना, नाम कुछ भी कह सकते हैं। सिमिलरली मान लो कोई रिलेटिव आए, आपके घर में रुके हैं 2-3 days, व्हेन दे आर गोइंग बैक तो आपको कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ मनी देंगे, वैसे ही शगुन के तौर पे है। तो वो क्या है, वो उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया था, बट यू हैव रिसीव्ड मनी। सिमिलरली गवर्नमेंट की ओर से मान लो दिया जाता है ओल्ड एज पेंशन ओल्ड लोगों को, तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। ओल्ड लोगों ने उसके लिए गवर्नमेंट का कोई काम नहीं किया था, बट दे हैव रिसीव्ड मनी। सिमिलरली इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि भी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो उनको कुछ पैसे दे दिए जाए सो दैट दे कैन मेक यूज ऑफ दैट मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, कुछ थोड़े बहुत पैसे। तो वो उसके लिए अनएम्प्लॉयड पीपल हैव नॉट वर्कड, उनको दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द गवर्नमेंट, बट स्टिल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। तो ऐसे कोई भी चीज़, जैसे एक और देखो, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो कोई फॉरेन कंट्री इंडिया की हेल्प करता है, तो उसके लिए इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन लोगों ने दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर दैट कंट्री, बट स्टिल दैट डोनेशन इज कमिंग। कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई ग्रांट आ रही है, कोई ऐसा कुछ भी किसी भी टाइप का मनी विच इज कमिंग टू अस, बट वी हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी वर्क इन लिeu ऑफ दैट हेल्प और डोनेशन मनी, नाम कुछ भी हो सकता है उसका, बट वी हैव नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी हमने नहीं की थी, सो दैट टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज दिस ट्रांसफर इनकम। ठीक है, सो एंड व्हेन वी स्टडी फर्दर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, तो इन द स्टडी ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम दिस ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में सिर्फ उन चीज़ों को लिया जाता है जिसके लिए काम करते हैं, जो फ्री में मिलता है उसको उसको कहीं भी स्टडी में लेके नहीं आया जाता। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, कोई गिफ्ट हो गया किसी से, कोई डोनेशन हो गई, एनी टाइप ऑफ थिंग। तो these are not included, these are called transfer income, these are not included in the calculation of national income and this क्या था,